हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में जुटे होंगे। नेट का पेपर आपका नजदीक आ चुका है, 2 महीने का कुल आपके पास समय है और अच्छी तरीके से तैयारी करिए। और बाकी आपकी जितनी मैं हेल्प कर सकती हूँ जरूर कर रही हूँ और करूंगी। और लास्ट में देखिए मैं प्रैक्टिस सेट जरूर कराऊंगी। अभी मैं वीडियो कम अपलोड कर पा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, तो आप अपने तरीके से पढ़ते रहें। कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट के द्वारा। ठीक है। और बुक्स वगैरह की अगर कोई बात है तो भी वो भी। और बाकी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट जरूर कराऊंगी। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव राजनीति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? फूको ने, फुकुयामा ने, जेम्स बर्नहम ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, फूको ने। तो जैव राजनीति का अवधारणा फूको ने प्रस्तुत किया और फूको फ्रांस का था। कहाँ का था ये? फ्रांस का ये प्रमुख राजनीतिक विचारक था। ठीक है, विचारक और ये दार्शनिक था। ठीक है, फूको फिलोसफर था, दार्शनिक था। ठीक है। और जिसमें राज्य की अवधारणा में राजा की संस्था अपनी बात कैसे मनवाती है आदि बातें की गई हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, सभ्यताओं का टकराव। ठीक है, सभ्यताओं का टकराव का विचार सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? सैमुअल हंटिंगटन ने, वान न्यूमैन ने, इमानुएल वालस्टरीन ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, पी हंटिंगटन ने। ठीक है, देखिए सभ्यताओं का टकराव का विचार सबसे पहले सैमुअल पी हंटिंगटन ने प्रयोग किया। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का इनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। ठीक है, जो उन्होंने 1993 में दिया। ठीक है। और यह शीत युद्ध की समाप्ति के बाद बनी नई विश्व व्यवस्था के संदर्भ में था। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद। और 1993 1993 किसने? सभ्यताओं का टकराव हंटिंगटन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप में देने का काम किया है पुनर्जागरण ने, सुधार आंदोलन ने, राष्ट्रीय राज्य ने। सभी सही है और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। तो मध्यकालीन युग मुख्यतः क्या था? धर्म प्रधान सत्ता थी। ठीक है, मध्यकालीन जो युग था क्या था? वो धर्म प्रधान सत्ता और रूढ़िवादिता थी उसमें। ठीक है, रूढ़िवादी विचारधाराएं थी आधुनिक काल से पहले। और मध्यकाल में आधुनिक काल की ओर संक्रमणता में पुनर्जागरण 15वीं 16वीं शताब्दी। ठीक है, 15वीं 16वीं शताब्दी। ठीक है, शताब्दी। धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी। राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना जो है वो 15वीं शताब्दी। ठीक है। और तर्कवाद और औद्योगिक व वाणिज्यवाद क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सभी इसमें सही हैं। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है और फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मध्य युग की कौन सी विशेषताएं हैं? सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास, पवित्र रोमन या मूल्यों का आदर। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ, यानी सामंतवाद, दूसरा आ जाता है पोप की शक्ति का विकास और तीसरा आ जाता है मूल्यों का आदर। देखिए मध्य युग मूलतः जैसा कि धर्म आधारित काल था, अभी हमने बात की। ठीक है, धर्म आधारित काल था और जिसमें ईश्वरीय सत्ता व पोप के प्रति उस समय टाइम पीरियड जो चल रहा था उसमें ईश्वर की सत्ता में विश्वास किया जाता था, पोप के प्रति आदर किया जाता था। और इस युग में सामंतवाद, ठीक है, सामंतवाद, पोप की सार्वभौमिकता और मूल्यों का आदर आदि प्रमुख तत्व थे उस समय। जबकि पवित्र रोमन साम्राज्य की बात की जाए तो पवित्र रोमन साम्राज्य का विचार आधुनिक युग के उद्धारक। ठीक है, पवित्र जो रोमन साम्राज्य की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें क्या था?
इसमें जो आधुनिक युग के प्रमुख विचारक निकोलस मैकियावेली, ठीक है, मैकियावेली 1469 1469, ठीक है, से 1527, ठीक है, ठीक है, तक रहे और इनके सिद्धांतों में पाया जाता है, और जिसने इसका उपयोग इटली के, ठीक है, इटली के सुदृढ़ीकरण हेतु किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ठीक है, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान की निर्देशात्मक पद्धति का प्रस्तावक है? रॉबर्ट डहल, माइकल ऑक्सफोर्ड, कार्ल मार्क्स, कार्ल ड्यूस, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका माइकल ऑक्सफोर्ड, ठीक है। तो माइकल ऑक्सफोर्ड निर्देशात्मक पद्धति के प्रस्तावक हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, माइकल ऑक्सफोर्ड। सिक्स क्वेश्चन आ जाता है, किसने राजनीतिक विचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल की सबसे प्रभावशाली संस्करण विकसित किया है? ग्रेबियल आमंड और पावेल ने, सिडनी बर्बा ने, चॉम्स्की और हरमन ने, कार्ल ड्यूस ने। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, नोम चॉम्स्की और एंड हरमन, ठीक है। देखिए, राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण विकसित किया है। राजनीतिक संचार, उत्पादन, ठीक है, पोषण और विनिमय की प्रक्रिया है, ठीक है। राजनीतिक संचार क्या है? उत्पादन, पोषण और विनिमय की प्रक्रिया और राजनीतिक जानकारी संरचनाओं की राजनीतिक गतिविधि है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कार्ल ड्यूस द्वारा व्यक्त संचार सिद्धांत संचार के किस मॉडल से लिया गया है? सांख्यिकी वाद संकल्पना, पारिस्थितिक मॉडल, सूचना सिद्धांत और साइबरनेटिक्स, राजनीतिक संस्कृति मॉडल। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना सिद्धांत और साइबरनेटिक्स, ठीक है। देखिए, कार्ल ड्यूस ने अपने विचार सिद्धांत को सूचना सिद्धांत और साइबरनेटिक्स मॉडल से लिया और राजनीतिक विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत को लागू करने का श्रेय कार्ल ड्यूस को जाता है। और इस दृष्टि से ड्यूस की पुस्तक द नर्वज ऑफ गवर्नमेंट और विशिष्ट महत्व की रचना है। और कार्ल ड्यूस संचार सिद्धांत की अपनी व्याख्या का आरंभ ही संचार अभियांत्रिकी और शक्ति अभियांत्रिकी के अंतर बताने से करते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फोर्थ, एट क्वेश्चन है, ग्रेबियल आलमंड के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या सभी राजनीतिक व्यवस्था के लिए आम है? सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरल व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक संरचना और सहवर्ती राजनीतिक कार्य होते हैं। दूसरा है, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचनाएं हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। सी है, राजनीतिक संरचनाएं बहुकार्यात्मक नहीं होती हैं। और डी है, सभी राजनीतिक संरचनाओं में व्यवस्थाओं में राजनीतिक कार्य सर्वत्र मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए है, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरल व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक संरचना और सहवर्ती राजनीतिक कार्य होते हैं, ठीक है। ग्रेबियल आमंड के अनुसार सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरल व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचना और सहवर्ती राजनीतिक कार्य होते हैं, जो सभी राजनीतिक व्यवस्था के लिए आम है, ठीक है। और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं के विश्लेषण का सर्वाधिक सफल प्रयास ग्रेबियल आमंड द्वारा किया गया है। इसका संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, ठीक है, प्रक्रियात्मक, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, लुसियन पाई द्वारा राजनीतिक विकास के पहलू, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट,
किताब में राजनीतिक विकास की सही परिभाषा बताई गई है? ऑप्शन ए है राजनीतिक विकास सामाजिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करता है। दूसरा ऑप्शन है बी राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करता है। और तीसरा है राजनीतिक विकास में आधुनिकीकरण आवश्यक नहीं है। राजनीतिक आवश्यक, ठीक है, नहीं है। और डी हो जाता है, यहाँ पे डी मैं लिखना भूल गई हूँ, ये डी हो जाएगा आपका। और डी है राजनीतिक विकास संरचनाओं और कार्यों में विशेषज्ञता के लिए भेदभाव का नेतृत्व नहीं करता है। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करता है। ठीक है, देखिए लुसियन पाई के अनुसार, लुसियन पाई के अनुसार क्या है? राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करती है। और राजनीतिक विकास का गहन विश्लेषण, ठीक है, इसका गहन विश्लेषण जो है किसके द्वारा किया गया है? लुसियन पाई के द्वारा किया गया है। ठीक है, और अपनी पुस्तक है इनकी जो एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में किया गया है। और पाई ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषता बताई, हमने पहले भी पढ़ा है, जो कि समता है, ठीक है, यानी समानता इक्वलिटी। दूसरा है कैपेसिटी यानी क्षमता है। और तीसरा है विभेदीकरण। ठीक है, तो ये 3 चीजें इसने बताई, किसने? लुसियन पाई ने। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, और जरूर ध्यान दें। चलिए 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से द रूलिंग क्लास के लेखक कौन है? विल्फ्रेड पैरेटो, गिटानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल या जोसेफ शुम्पीटर? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, द रूलिंग क्लास के लेखक हैं गिटानो मोस्का। और गिटानो मोस्का अभिजन सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है, और इन्होंने ही प्रथम बार अभिजन तथा जन समूह जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। किन शब्दों का प्रयोग किया था? अभिजन तथा जन समूह, ठीक है, जैसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था। और इसका मतलब है कि सभी प्रकार के, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सभी प्रकार के समाजों में 2 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। जो भी सभी प्रकार के समाज हैं उनमें कौन से कितने वर्ग पाए जाते हैं? 2 वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, एक वर्ग जो शासन करता है, ठीक है, और दूसरा जो शासित होता है। ठीक है, चलिए 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में मिलान करना है, सूची फर्स्ट और सेकंड, और दोनों का सुमेल करेंगे और फिर उसके बाद आंसर हम देखेंगे। और सूची फर्स्ट में है राजनीतिक विकास का वर्णन किया गया है, और सूची सेकंड में विद्वान यानी जो राजनीतिज्ञ हैं। और मिलान करेंगे तो राजनीतिक आधुनिकीकरण, रोनाल्ड पिनॉक, लोकतंत्र का निर्माण, एसएम लिपसेट, राज्य राष्ट्र का प्रचलन, टॉलकट पार्सन्स, प्रशासन और विधायी विकास, एडवर्ड ए सिल्स। ठीक है, और हम मिलान करेंगे तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, बी का सेकंड हो जाएगा, सी का थर्ड हो जाएगा और डी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनीतिक आधुनिकीकरण एडवर्ड ए सिल्स, लोकतंत्र का निर्माण लिपसेट, और राज्य का प्रचलन टालकट पार्सन्स, और प्रशासन और विधायी विकास जे रोनाल्ड पिनॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लुसियन पाई ने उन संकटों की पहचान की जिन्हें तीसरी दुनिया के नए राज्यों को राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह नहीं है? राइट ऑप्शन है ई, पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी, एकीकरण और वितरण। ठीक है, कौन सा नहीं है पूछा है, इस बात का आपको ध्यान देना ये है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें भागीदारी, प्रतिनिधित्व, भेदन, एकीकरण, वैधता, एकीकरण। ठीक है, तो देखिए प्रसिद्ध अमेरिकन राजनीतिक थे ये, कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और इन्होंने 1921 से 2008 तक ये थे, और पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी और एकीकरण तथा वितरण के रूप में उन संकटों की पहचान की थी जिसे तीसरी दुनिया में नए राज्यों को राजनैतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और थोड़ा सा डिटेल जानने के लिए तीसरी दुनिया क्या है, लुसियन पाई के बारे में
आप जरूर एक बार लेक्चर वीडियो अच्छी तरीके से देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक संस्कृति के प्रवर्ती एस.ई. फाइनर द्वारा सुझाए गए हैं? पहला ऑप्शन है विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति तथा लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति। तो हम इसमें वही देख लेते हैं ऑप्शन ही। और ऑप्शन है डी, परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति तथा निम्न राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है और ये आया हुआ है दिसंबर। ठीक है, ये आया हुआ है दिसंबर में जो है ये 2018 में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2018 में ये आया हुआ है पेपर। ठीक है, क्वेश्चन ये आया हुआ है। और देखिए एसी फाइनल और राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तित 3 क्रम बताया गया, परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति और निम्न राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, तो ध्यान रखें। 14 क्वेश्चन है, आलमंड की राजनीति की व्यवस्था की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं समान प्रकार्य नहीं करती हैं। थर्ड है, सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रक्रियात्मक नहीं है। और फोर्थ है, सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्थाएं हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आमंड की राजनीतिक व्यवस्था की मान्यता था कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं और सभी राजनीतिक संस्थाएं सांस्कृतिक मायने में मिश्रित, ठीक है, मिश्रित व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, पावेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को 3 स्तरों पर आंका जा सकता है और इन स्तरों की पहचान आपको करनी है। पहला है राजनीतिक व्यवस्था स्तर, जनता स्तर, प्रक्रिया स्तर। दूसरा है जनता स्तर, प्रक्रिया स्तर, नीति स्तर। और तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर, नीति स्तर। और चौथा है प्रक्रिया स्तर, नीति स्तर और शक्ति स्तर। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। ठीक है, नेट के एग्जाम में। और जैसा कि तुलनात्मक राजनीति के चिंतक पावेल जो हैं, इन्होंने किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को 3 स्तरों में आंका है, राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर। ठीक है, चलिए। आधुनिकीकरण को सामान्यतया निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है? पश्चिमीकरण, यूरोपीयकरण, राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय, औद्योगिकरण। ठीक है, और राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। तो समाजशास्त्री एंथनी गिडिंग्स ने, ठीक है, किसने? एंथनी गिडिंग्स ने। ठीक है, तो एंथनी गिडिंग्स ने आधुनिकीकरण को यूरोपीयकरण, राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय, औद्योगिकरण तथा पश्चिमीकरण आदि के सादृश्य माना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी इसमें सही है। 17 क्वेश्चन आ जाता है और 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप में संबंधित होने के रूप में दी है? गैब्रियल आमंड, सिगमंड न्यूमैन, रायसी मैग्रिस और वार्ड, एम.जी. स्मिथ। और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रायसी मैग्रिस और वार्ड। ठीक है, देखिए तुलनात्मक राजनीति के विद्वान रायसी मैग्जिस और वार्ड ने तुलनात्मक राजनीतिक परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दिया। ठीक है, और द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1968 मैगजीन प्रमुख रचना है। ठीक है, क्या है नाम इसका? द, ठीक है, द स्टडी ठीक है, द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव, ठीक है, द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव लिख भी लीजिए चाहे आप, मैं बोल रही हूँ गवर्नमेंट
1968, ठीक है, 1968। तो क्या नाम है पुस्तक का और ये किसकी रचना है? इनकी, मैक की ड्रेस की। और क्या है? द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, इनकी प्रमुख रचना है, जरूर नोट कर लें। चलिए 18 क्वेश्चन पे चलते हैं और 18 क्वेश्चन है द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? और जीन ब्लांडेल, डेरोथी पिकल्स, वाल्टर वेजहाउट या ये इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा जीन ब्लांडेल। तो द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक 2014 रचना है ये जीन ब्लांडेल की, ठीक है। और यह फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक हैं, ठीक है, फ्रांसीसी राजनीतिक ये विचारक हैं और वैज्ञानिक हैं और जो तुलनात्मक राजनीति के विशेषज्ञ हैं। और इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वो है, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, 1969, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1969, यानी 1969 भी उन्हीं की रचना है ये, ठीक है, किसकी? जीन ब्लांडेल की। एक तो ये रचना इनकी नोट कर लें, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, और दूसरी ये रचना नोट कर लें, एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1969, और पहली जो है 2000 जो है ये द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, ये 2014 की है, ठीक है, जीन ब्लांडेल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, और 19 क्वेश्चन है तर्क और अभिकथन है। तो तर्क लगाते हैं और अभिकथन देखते हैं। क्या अभिकथन है? तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में समता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है, ठीक है। सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थिति परक निदर्श के रूप में की जाती है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों चीजें देखिए सही है, लेकिन इसकी व्याख्या ये सही नहीं करता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। जी एलमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से सजातीय संस्कृति में पाया जाता है विकसित देश, अल्प विकसित देश, विकासशील देश, अत्यंत अल्प विकसित देश, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विकसित देश। तो आमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से समाज में कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत अर्थात सजातीय संस्कृति विकसित, ठीक है, विकसित देशों के समाज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और इसमें जो व्यक्ति अपने कार्य में दक्षता रखता है, निपुण होता है, वही एक ही प्रकार के कार्य संपादित करता है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा विकसित देश। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और जरूर कमेंट, लाइक, शेयर करें। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लें। पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो भी जरूर देख लें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।